साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था, इकोनॉमिक सिस्टम के आगे आप लोग देख रहे थे, उसी क्रम में अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को जानना बहुत ज़रूरी है और सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ आपको राजनीतिक व्यवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हमने उसी क्रम में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम देख रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने बुद्ध काल की सामाजिक व्यवस्था हमने समझी थी, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था हमने समझी थी, मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था हमने समझी थी। हमने देखा था, अगर पिछले सेशन में जाएं, थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमें पता चलेगा कि मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी, मौर्य काल का जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया था। हमने देखा था कि स्त्रियों में थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन जो हम मौर्योत्तर काल में आते हैं तो हम देख पा रहे थे कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। और हमने देखा था कि मनुस्मृति के बन जाने से काफ़ी कठोर सामाजिक व्यवस्था अपनाई गई थी और जिसके कारण से समाज में एक तरीके से अराजकता भी कहें व्याप्त हो गई थी। और भी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कृषक समाज, जनजातियों का विस्तार हुआ था और भी बहुत सारे परिवर्तन आए थे सामाजिक व्यवस्था में। उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक व्यवस्था, वो भी सामाजिक व्यवस्था गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था कि गुप्त काल में कैसी सामाजिक व्यवस्था रही होगी। आप लोग 300 ईस्वी तक जो आप पढ़े थे मौर्योत्तर काल, जिसमें आपने देखा था कि मनु नाम के ऋषि आए थे और उन्होंने मनुस्मृति का विधान लिखा था, जिसमें उन्होंने शूद्रों को दिया था कि केवल शिल्प और सेवा का अधिकार, और महिलाओं को जो कि पुरुषों के अधीन कर दिया गया था, उनको एक तरीके से शिक्षा के अधिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी, संपत्ति के अधिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो बहुत सारी जो है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। और जब हम गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में जाएंगे तो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था एक जटिल सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। जटिल सामाजिक व्यवस्था हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जातियों का भी विस्तार हुआ था। इसमें देखने को मिलता है कि इसमें कुछ अगर विशेषताएं अगर हम देखें तो एक तरीके से एक आर्थिक परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन था, वो आर्थिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि को लेकर के है, या आर्थिक पृष्ठभूमि जो है जो जनजातीय वर्ग है और जो शूद्र वर्ग है, स्त्री वर्ग है, उनमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, शूद्रों में थोड़ा सा सुधार हुआ था, ये भी आपको मिलेगा, क्योंकि याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि थे जो कि उन्होंने शूद्रों को कुछ अधिकार दिए थे। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। और भी इसके थ्रू गुप्तकालीन में कुछ विशेषताएं भी देखने को मिलेगी कि जो पेशेवर समूह थे, यानी कि जो विभिन्न पेशे थे, यानी कि शिल्प, जो मिट्टी का काम करते थे कुम्हार थे, और जो लोहे का काम करते थे लुहार थे। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि विभिन्न जो पेशा करते थे, वो पेशे के अनुसार विभिन्न जातियों का विस्तार धीरे धीरे देखने को मिलता है, विभिन्न जातियों का विस्तार देखने को मिलता है। एक पहलू अगर हम देखें तो इसमें ब्राह्मण जो पुनरुत्थान देखने को मिलता है, यानी कि पुनः उत्थान देखने को मिलता है। ब्राह्मण धर्म में जो है विस्तार देखने को मिलता है, उच्च वर्णों को प्रोत्साहन दिया गया था, ये भी देखने को मिलता है। और जो वैश्यों की सामाजिक दशा थी, जो वैश्यों की सामाजिक दशा थी, उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आया था। उनकी जो कार्यशैली थी वो और भी काम करने के अधिकार दिए गए थे, तो ये भी देखने को मिलता है। और थोड़ा सा उसमें गिरावट भी देखने को मिलती है। गुप्तकालीन व्यवस्था में जो वैश्यों की सामाजिक दशा थी, उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है, जब व्यापार का पतन होता है धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्त्रियों की दशा अगर हम देखें, स्त्रियों पर जाएं तो थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलता है। विरोधाभास हम इसलिए कह सकते हैं कि जो स्त्रियों की दशा थी, उसमें एक पहलू दिखाता है कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन कुछ जो है प्रथाएं थी, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थीं जो अभी भी व्याप्त थी, यानी कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त थी। तो क्या हम पढ़ रहे हैं? गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था।
गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी? गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी? वर्णों में थोड़ा सा सुधार आया वर्ण व्यवस्था में या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। यानी कि 300 ईस्वी यानी कि 300 ईस्वी से लेकर के और 600 ईस्वी तक ये देखने को मिलता है। 300 एडी कह सकते हैं और 600 एडी तक देखने को मिला। यानी कि 600 ईस्वी तक जो परिवर्तन आए वो हम पढ़ रहे हैं, वो हम जान पा रहे हैं। तो हमने देखा कि स्त्रियों की दशा, जो स्त्रियों का बात चल रही थी, उसमें थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलता है। और विरोधाभास किस प्रकार का? एक तो उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा है, दूसरा संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा है। साहित्यिक जो स्रोत हैं उसमें स्त्रियों को आदर्श रूप से दिखाया गया है, आदर्श रूप स्त्रियों का एक आदर्श व्यवहार दिखाया गया है। और ये भी देखने को मिलता है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ समाज में व्याप्त है और अछूतों की संख्या में विस्तार हुआ है, महिलाओं को कुछ अधिकारों से वंचित भी किया गया है। तो यहाँ तक कि कुछ विरोधाभास देखने को मिलता है। और जैसे कि आपने देखा था कि प्रशासन में स्त्रियों को देखने कुछ साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं जो कि मौर्योत्तर काल में, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्रोत नहीं पाया गया। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वर्ण व्यवस्था है जो 4 प्रकार से बांटी गई थी, जो कि मुख्य भूमिका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो व्यवस्था रखी गई उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि शीर्ष स्थान ब्राह्मणों को दिया गया था। और ये भी देखने को मिलता है कि उनको कुछ कार्य बांट दिए गए थे, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान लेना, ये सारे चीज़ें थी। और ये भी था कि जब उनको संकट काल आता है तो संकट काल के समय उनको अपना व्यवसाय छोड़ करके अन्य व्यवसाय अपना लेने का भी अधिकार था, अन्य व्यवसाय भी अपना लेते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि वो दासों से और शूद्रों से भिक्षा भी ले सकते हैं, तो ये अधिकार भी दिया गया था। और इसे जो है साहित्यिक स्रोत में आपधर्म कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी मिलती हैं। और ब्राह्मण वंश के राजवंश कुछ मिलते हैं जो कि कादम्ब राजवंश से एक कादम्ब राजवंश मिलता है और दूसरा वाकाटक, ये भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से और जो ये पहला स्थान ब्राह्मणों को था और दूसरा स्थान क्षत्रियों को देखने को मिलता है। क्षत्रिय वर्ग में ये था कि जो क्षत्रिय वर्ग था, एक तरीके से अगर मनुस्मृति को देखें तो मनुस्मृति में दिया जाता है कि एक 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ बताया गया था। लेकिन इसमें देखने को मिलता है कि उनको जो अधिकार दिए गए थे कि वो अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं और दूसरी चीज़ वो सैनिकों की देखभाल कर सकते हैं, ऐसे कुछ अधिकार दिए गए थे। और ये भी दिया गया था कि अगर असामान्य परिस्थितियाँ आएँ, अगर उनके सामने कुछ संकट का काल आता है क्षत्रियों के सामने, तो वैश्य का भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि कुछ व्यापार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज, यानी कि वो सिर्फ सैनिकों की देखभाल ही कर सकते हैं या क्षेत्र की रक्षा ही कर सकते हैं, वो अन्य व्यवसाय या व्यापार भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ क्षत्रिय वर्ग में भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, सुधार देखने को मिलता है। और ये भी देखने को मिलता है कि ये कृषि का कार्य भी कुछ जो है साक्ष्य मिलते हैं साहित्यिक स्रोत कि ये कृषि का कार्य भी अपना लेते हैं क्षत्रिय, तो कुछ कृषि का कार्य भी करते हैं। और अगर चौथे वर्ड पर देखें, जो चौथा स्थान जो दिया गया था शूद्रों का दिया गया था, तो उसमें देखने को मिलता है थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है। सुधार कब? जैसे कि हम देख रहे हैं कि मनुस्मृति जो कि बताई गई थी उसमें बताया गया था कि शूद्रों को सिर्फ सेवा और शिल्प का अधिकार है। लेकिन आगे चल करके जब याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि आते हैं, याज्ञवल्क्य ने कई अधिकारों को दिया था, वो खेती भी कर सकते हैं, वो व्यवसाय भी कर सकते हैं, शूद्र व्यवसाय भी कर सकते हैं, कृषक भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि उनको दिया गया था कि जो ओमकार शब्द है उसको नमः बोल करके, वो नमः शब्द का प्रयोग करके वो पंच महायज्ञ का भी करा सकते हैं, पंच महायज्ञ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ अधिकार देखने को मिलते हैं। हाँ, भूमि अनुदान का जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी, वो निरंतर चल रही थी। आपको देखने को मिला था कि बुद्ध काल से लेकर के और गुप्त काल और इधर मौर्य काल और इधर गुप्त काल में भी ये देखने को मिलता है कि भूमि अनुदान की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है।
और निरंतर चलती रहती है, तो इसमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके जो है इसमें भूमि अनुदान को लेने के लिए या भूमि अनुदान की प्रक्रिया से जो लोग जुड़ते गए उनको विभिन्न जातियों का धीरे धीरे करके इनके थ्रू विस्तार होता गया। जैसे कि जो कायस्थ हैं और कायस्थ मिलता है, महत्तर मिलता है, और भी अन्य जातियां जैसे कि पशुपालक हैं या धातुकार हैं, जो कि बताया गया आपको लोहार, और भी बताया गया तैलकार, जुलाहे यानी कि तेली जिसको बोलते हैं, और माली आदि विशिष्ट जो है आदि विभिन्न जातियां जो है धीरे धीरे करके संपर्क में आती रहती हैं। तो ये इन चीज़ों का विस्तार होता गया। कुछ तो स्त्रियों की दशा में इसमें गिरावट भी देखने को मिली। तो ऐसे करके ये जो है हम पढ़ेंगे मौर्य वो गुप्तकालीन व्यवस्था, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कुछ पिन पॉइंट्स जिनके आधार पर आप क्वेश्चन को स्पष्ट दे सकते हैं। तो आप पहले तो गुप्तकालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में आप सबसे पहले ये डाल सकते हैं हेडिंग के रूप में कि एक जटिल व्यवस्था थी। सामाजिक जो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था थी वो एक जटिल व्यवस्था देखने को मिलती है, वो एक जटिल व्यवस्था देखने को मिलती है। यूँ कहें कि इसमें जटिल व्यवस्था इसलिए देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो परिवर्तन हुए, जटिल व्यवस्था इसलिए है क्योंकि इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो एक तरीके से यूँ कहें कि सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के परिवर्तन, सामाजिक एवं धार्मिक, कैसे सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन जो हैं, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन उनकी आधार पृष्ठ या पृष्ठभूमि यूँ कहें या आधारभूत जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हुई कहाँ से, वो अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक सिस्टम से। तो इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था एक तरीके से पृष्ठभूमि है। कैसी है? पृष्ठभूमि। तो अर्थव्यवस्था पृष्ठभूमि है। अर्थव्यवस्था जो है, सामाजिक अर्थव्यवस्था, इसकी पृष्ठभूमि, सामाजिक अर्थव्यवस्था पृष्ठभूमि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस प्रकार के व्यवसाय थे, जिस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम था, उसी प्रकार से जातियों का विस्तार हुआ। तो विभिन्न जातियों का विस्तार भी इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा था कि मौर्योत्तर काल में विभिन्न जातियों का विस्तार हुआ था, जनजातीय वर्ग भूमि अनुदान के संपर्क में आया था, लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके कुछ धातुकार, कुछ जो है जुलाहे और तेल वर्ग या तैलीय आदि बहुत सारी वर्ग इसमें सामने आते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। कुछ विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो पिन पॉइंट क्या है? विशेषताएं। जो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आप लिखेंगे। कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कुछ विशेषताएं कि इसमें विभिन्न पेशेवर जो थे, विभिन्न पेशेवर समूह, विभिन्न पेशेवर समूह, विभिन्न पेशेवर जो समूह थे, विभिन्न पेशेवर समूह, विभिन्न पेशेवर समूह, वो विभिन्न पेशा जिसका पेशा था उस हिसाब से वो जातियों में ढलते गए। तो आप लिख सकते हैं कि विभिन्न पेशेवर समूह, विभिन्न पेशेवर समूह, पेशेवर समूह, जितने भी विभिन्न पेशे थे, विभिन्न पेशेवर समूह, वो धीरे धीरे करके जातियों में ढल गए। किस में ढल गए? वो जातियों में ढल गए, जातियों में ढल गए। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि विभिन्न पेशा, जैसे अगर धातु का कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति तो वो धातुकार हो गया, कोई तेल का काम कर रहा है तो वो तेली हो गया या तेल हो गया, कोई चमड़े का काम करता है वो चर्मकार हो गया, कोई लकड़ी का काम करता है वो बढ़ाई हो गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके विभिन्न जातियों में समाज ढल गया।
विभिन्न जातियां जैसे जैसे पेशे थे वैसे वैसे वो लोग जातियों में ढलते गए। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, यानी कि विभिन्न जातियों का विस्तार देखने को मिलता है, पहली चीज। दूसरी विशेषता ये भी देखने को मिलती है कि जो ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था है या ब्राह्मण पुनरुत्थान देखने को मिलता है। पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान देखने को मिलता है, ब्राह्मण वर्ग का या ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान देखने को मिलता है। ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान देखने को मिलता है। और ये पुनरुत्थान ऐसा कहें कि एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान की बात अगर है तो इसमें ये पता चल रहा है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो भी उच्च वर्ण के लोग जो आते हैं उच्च श्रेणियों में, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको बल दिया जा रहा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ण के लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। उच्च वर्ग के लोगों को प्रोत्साहन दिया गया, या उनके विशेष अधिकार जो थे उच्च वर्ग के लोगों के, या उनके विशेष अधिकार, क्या विशेष अधिकार, तो विशेष अधिकार में बल दिया गया। विशेष अधिकार में बल दिया गया, ये आपको देखने को मिलता है कि ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, विभिन्न पेशेवर जो समूह थे वो जातियों में ढलते गए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि गुप्तकालीन व्यवस्था, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसे कैसे धीरे धीरे करके जातियों का विस्तार हो रहा है। और आपको देखने को मिल रहा है कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं या उच्च वर्ग के लोगों को उनके विशेष अधिकार जो हैं, उनके विशेष अधिकारों में थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, या विशेष अधिकार जो है उनको बल दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, उनको कई अधिकार दिए जाते हैं। आपको बताया गया कि अगर वो एक अपना पेशा नहीं कर पा रहे हैं, उनको संकट काल है, तो संकट काल के समय असामान्य परिस्थितियां हैं, तो वो दूसरा व्यवसाय भी अपना सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज जो इसमें देखने को मिलती है वो वैश्यों की सामाजिक दशा। जो वैश्य हैं, वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट देखने को मिलती है। जो वैश्यों की सामाजिक दशा है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट देखने को मिलती है। और जो शूद्रों की स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिलता है। जो शूद्रों की स्थिति है उसमें आपको सुधार देखने को मिलता है। जो शूद्रों की स्थिति है उसमें आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि उनका एक व्यवसाय फिक्स नहीं है। पहले कि उन्हें शिल्प और सेवा का ही अधिकार था मनुस्मृति में, लेकिन आगे चल करके याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि ने उन्हें कई अधिकार दे दिया था। वो कृषि भी कर सकते थे, वो विभिन्न व्यवसाय भी कर सकते थे, और वो एक तरीके से उन्हें कई अधिकारों की छूट दी गई थी। वो पंच महायज्ञ भी कर सकते थे। तो ऐसा कुछ देखने को मिला, यानी कि वैश्यों के सामाजिक दशा में भी परिवर्तन आया। तो ये आप कुछ विशेषताओं में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं, स्त्रियों की थोड़ी सी दशा देख लेते हैं। स्त्रियों की
सामाजिक दशा, सामाजिक दशा। तो स्त्रियों की सामाजिक दशा में थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलता है। क्या मिलता है? विरोधाभास। एक तरफ उन्हें अधिकार भी दिया जा रहा है, एक तरफ उन्हें संपत्ति का अधिकार भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हें कई सामाजिक कुरीतियां भी हैं। बाल विवाह को प्रोत्साहन किया जा रहा है, नियोग प्रथा प्रचलन में है और विधवा विवाह प्रचलन में, विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये सारी कुरीतियां भी, सामाजिक कुरीतियां भी फैली हुई हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरफ स्त्रियों को क्या दिया जा रहा है? एक तरफ स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा है, संपत्ति का अधिकार, तो दूसरी तरफ उनको कुछ अधिकारों से वंचित भी किया जा रहा है, यानी कि सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं, सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं। और वो सामाजिक कुरीतियां कुछ इस प्रकार से हैं। विधवा विवाह पर पाबंदी आपको देखने को मिलेगी, बाल विवाह में प्रोत्साहन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मनुस्मृति में दिखाता है, मनुस्मृति भी दिखाती है। नियोग प्रथा प्रचलन में है, तो आदि सामाजिक कुरीतियां भी फैली हुई हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा जो है, सामाजिक दशा, उसमें यथार्थ परिवर्तन नहीं